Hi everyone and welcome back to the channel. So this is our 5th revision video of GST, that is indirect taxation of CMA Inter. So in the last video what we have done till checkpoint number 1, and we have also done definition of goods and services and definition of money and securities, and we have seen some examples. So today, before starting checkpoint number 2, we'll be doing some basic concept about charging section of GST and some reverse charge concept. Okay, so let's begin. देखो चार्जिंग सेक्शन ऑफ GST, देखो क्या होता है ना, सारा जितना भी टैक्स आता है, जितना भी टैक्स का प्रोविजंस है, जितना भी एक्ट आता है, तो सारा एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, और वो चार्जिंग सेक्शन होता है जो कि पूरा एक्ट, मतलब वो चार्जिंग सेक्शन का मतलब ही यही होता है कि इस सेक्शन के में लिखा है कि GST चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, बस इतना सही है. अब देखो चार्जिंग सेक्शन कितना है. सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट, सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट एंड सेक्शन 7 ऑफ UTGST एक्ट. अब इसमें स्टेट GST क्यों नहीं है? क्योंकि यार स्टेट तो बहुत है, सारा स्टेट का अलग अलग प्रोविजंस है, उतना तो कोई पढ़ाएगा नहीं, इसलिए सिलेबस में भी नहीं दिया है. ठीक है, और ना कभी देगा, क्योंकि उतना कोई पढ़ा नहीं सकता है ना, और कोई इतना याद रखना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो जो सिलेबस में बस वही है, बस इतना है, यही तीनों. चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017, सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट 2017 एंड सेक्शन 7 ऑफ UTGST एक्ट 2017. 2017 में GST आया, उसके साथ साथ ये सारा चार्जिंग सेक्शन भी आ गया. ठीक है, अब देखो पहले स्टार्ट करते सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट 2017. देखो यहाँ एक बात कॉमन है, सेक्शन 9 में 5 सब सेक्शन है, वैसे ही सेक्शन 5 में भी 5 सब सेक्शन है, सेक्शन 7 में भी 5 सब सेक्शन है. ठीक है, और एक चीज और कॉमन ये है कि सारा सेक्शन 9, 5, 7 ये सारा का जो सब सेक्शन है उसमें सेम बात लिखा हुआ है, मतलब सारा प्रोविजन सेम है. बस डिफरेंस क्या है कि जब CGST का हम लोग चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इंट्रा स्टेट बोलेंगे, इंट्रा स्टेट, इंट्रा, हर जगह इंट्रा वर्ड आएगा. लेकिन वही जब IGST का चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इंटर स्टेट बोलेंगे. ठीक है, बस इंट्रा और इंटर का डिफरेंस है, बाकी सारे प्रोविजंस सिमिलर है. अब देखो सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट 2017 क्या होता है. इसमें 5 सब सेक्शन है. तो पहला सब सेक्शन में क्या है, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 में है जनरल प्रोविजंस. जनरल प्रोविजंस मतलब क्या, सिंपल बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप चीज. जैसे देखो व्हेन GST लेविड, GST कब आया, कब लेवी होगा, ये सब. ऑन विच टैक्सेबल इवेंट, क्या टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जिसके वजह से GST लगेगा, फिर क्या वैल्यू पे लगेगा, फिर रेट क्या है, फिर गुड्स, ऐसा क्या क्या गुड्स है जो एक्सक्लूडेड है GST से, फिर कलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब का बात होगा जनरल प्रोविजंस के अंदर. ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हेन विल GST लेवी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट. देखो सबको पता है 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे GST नहीं है. अब अभी नहीं है या कभी नहीं है, अभी नहीं है बस, क्योंकि GST काउंसिल अगर चाहे तो बाद में वो कर सकता है लेवी 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे. ठीक है, तो ये सेक्शन यही बात करता है कि कब ये सब पे GST लेवी होगा. अब देखो सेक्शन नंबर 9(3) और 9(4). 9(3) और 9(4) रिवर्स चार्ज का बात करता है, जो आगे डिस्कस करने वाला है. फिर सेक्शन 9(5) है ECO. ECO क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर. फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील एक्सेट्रा, बहुत सारे. ठीक है, तो ये सब पे एक स्पेशल प्रोविजन है एक्ट में ये सब का. ठीक है, अब देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आता है कि क्या GST का ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो GST पे करने का है कि रजिस्ट्रेशन का है. तो सुनो, देखो GST देना या ना देना कभी भी एग्जाम्पशन लिमिट पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, मतलब कि जिसका जैसे एग्जाम्पशन, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 10, 20, 40 ये लाख है. ठीक है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख ये एग्जाम्पशन लिमिट है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू
द रिस्पेक्टिव प्रोविजंस। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत लोगों को लगता है जीएसटी पे करने का, बट नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ। जीएसटी देना या ना देना कभी भी एग्जाम्पशन लिमिट पे डिपेंड नहीं करता, वो ये रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से कम भी है और अगर उसको जीएसटी पे करना है, ठीक है, तो वो आराम से कर सकता है। ऐसा थोड़ी कि इस लिमिट के बाद ही पे कर सकते हैं। हाँ, ये लिमिट रजिस्ट्रेशन का जरूर है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखे भी जीएसटी देना या ना देना कभी भी एग्जाम्पशन लिमिट पे डिपेंड नहीं करता, रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से कम में भी, उसका कम टर्नओवर में भी अगर कोई रजिस्टर करा लेता है जीएसटी में, तो वो भी पे कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 9(1). क्या है ये? तो देखो, इस सेक्शन में है कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये सब पहले भी बता चुके हैं। और सप्लाई क्या का होना चाहिए? गुड्स और सर्विस का होना चाहिए। और गुड्स और सर्विस में क्या इंक्लूड नहीं होता है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मनी नहीं आता है, सिक्योरिटीज नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारा को हम लोग नेगेटिव गुड्स बोल सकते हैं। ये सारा नेगेटिव गुड्स है। ठीक है, नेगेटिव गुड्स के डेफिनेशन में ये सारा आता है। अब देखो, ये जो गुड्स और सर्विस है अदर देन नेगेटिव गुड्स, ठीक है, उसका वैल्यू डिटरमाइन करेंगे हम लोग अंडर सेक्शन 15। अब टैक्स रेट क्या होगा? CGST 20% प्लस SGST 20% इज इक्वल टू IGST 40%। अब बहुत कोई को लग रहा होगा ये 2020 इज इक्वल टू 40 क्यों लिखे, जबकि अभी मैक्सिमम, देखो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेट है। मतलब अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 14% प्लस 14% इज इक्वल टू 28% IGST। ठीक है, अभी ये चल रहा है, तो ये अभी है। लेकिन जीएसटी काउंसिल कहाँ तक इस रेट को बढ़ा सकता है? यहाँ तक। CGST 20% तक कर सकता है, SGST 20% तक कर सकता है, IGST 40% तक कर सकता है। तो ये मैक्सिमम टैक्स रेट है। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ जीएसटी एज में भी प्रिस्क्राइब, जैसे प्रिस्क्राइब रहेगा वैसे ही कलेक्ट होगा। टैक्स कौन पे करेगा? टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में, which means a person who is registered or liable to be registered under section 22 to 24। ये सेक्शन पढ़ेंगे बाद में। सेक्शन 22, 23 और 24 में रजिस्ट्रेशन का बात होता है। तो टैक्सेबल पर्सन किसको बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 107, a taxable person means a person who is registered or liable to be registered। मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, बड़ा कंपनी जैसे रिलायंस, जीएसटी आने से पहले कोई और टैक्स में रजिस्टर था, कोई और एक्ट में। जीएसटी आने के बाद जीएसटी में ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो गया क्योंकि उसका टर्नओवर बहुत हाई है। ठीक है, तो ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड है। और बहुत ऐसा भी कंपनी है जो जीएसटी आने के बाद लायबल हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका टर्नओवर एक्सीड कर रहा था थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो वो टैक्सेबल पर्सन के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, so it means a person who is already registered or liable to be registered under section 22 to 24। इस सेक्शन के अंडर ही वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में जो जनरल प्रोविजंस था वो सारा डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, दैट इज व्हेन विल जीएसटी बी लेवी ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो देखो कब होगा वो। GST on 5 petroleum product will be levied from date when GST Council will be recommended। वो जब रिकमेंड करेगा ना तभी होगा। ठीक है, when GST Council will recommend then only GST will be levied on 5 petroleum products। ठीक है, बस इतना ही है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 रिवर्स चार्ज का बात करते हैं। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ भी। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है? रिवर्स चार्ज बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 एंड 9(4) रिवर्स चार्ज का बात करता है। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 98 में रिवर्स चार्ज को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? देखो, रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी टू पे टैक्स by the recipient of supply।
बाय द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जो लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी है, किसका लाइबिलिटी, क्या का लाइबिलिटी है, टू पे टैक्स, ठीक है। अब किसका है, बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और सर्विस ऑफ बोथ इंस्टेड ऑफ सप्लायर, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज बेसिकली बस ये इतना ही है कि जो रेसिपिएंट पे कर रहा है टैक्स, मतलब रेसिपिएंट जो लायबल होगा पे करने के लिए टैक्स ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब दो तरह का रिवर्स चार्ज है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो ठीक है, लेकिन वो दो सेक्शन में क्यों डिफाइंड है, दो तरह का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्यों है। तो देखो डिफरेंस क्या है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में बस गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है कि क्या क्या गुड्स आएगा और क्या क्या सर्विसेज आएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, ठीक है। बट सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 जो कि डेफर्ड था पहले, अब नहीं है, अब अमेंडमेंट आने के बाद वो डेफर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब वो भी, अब ये टैक्स, अब ये प्रोविजन भी सिलेबस में है, ठीक है। तो 9.3 में क्या है, बस गुड्स और सर्विस नोटिफाइड है, और 9.4 में पर्सन भी नोटिफाइड है कि कौन कौन सा पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ सेक्शन 9.3 नोटिफाई करेगा बस गुड्स और सर्विस को। प्रोसेस क्या है, सप्लायर देगा स्पेसिफाइड, सप्लायर अगर सप्लाई कर रहा है और स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विस टू रेसिपिएंट, ठीक है, और रेसिपिएंट डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, तो रेसिपिएंट पे करेगा टैक्स, ठीक है। और सेक्शन नंबर 9.4 में क्या है, पर्सन है, गुड्स है और सर्विस भी, यहाँ पर्सन भी है और यहाँ पर्सन नहीं है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल है, ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 का एग्जाम्पल है। देखो सपोज इंश्योरेंस एजेंट है ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, एबीसी जो कंपनी है उसका एक इंश्योरेंस एजेंट है, ये सप्लायर है, ठीक है, ये इंश्योरेंस सप्लाई करता है। तो इंश्योरेंस एजेंट का सर्विसेज जो है वो नोटिफाइड होना चाहिए अंडर सेक्शन 9.3, ठीक है। तो ये जो नोटिफाइड है, अगर ये सप्लायर इस सर्विस का सप्लाई कर रहा है, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को सप्लाई कर रहा है ये अपना सर्विस, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएगा, रेसिपिएंट हो जाएगा, और रेसिपिएंट लायबल टू पे जीएसटी हो जाएगा, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। अब सेक्शन नंबर 9.4 का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो सप्लाई कर रहा है स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस। अब हम बार बार स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस बोल, इसका मतलब क्या, कि वो गुड्स और सर्विस जो इस प्रोविजन, जो इस एक्ट में स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस का अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है, किसको, स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उस केस में क्या होगा, ये जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड को, तो इस केस में क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा टू पे जीएसटी, और फिर यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट लायबल है जीएसटी पे करने के लिए, ठीक है। अब देखो टोटल 28 ऐसा काम है जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, ठीक है, जिसमें से 8 सर्विस है और 20 गुड्स है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, 8 गुड्स है और 20 सर्विसेज ऐसा है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब देखो वो 8 गुड्स क्या है जिसमें लगेगा, देखो सप्लायर ऑफ गुड्स, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, क्या का, कैश्यू नट्स, नॉट शेल्ड और पुल्ड। वो कैश्यू नट जो होता है ना, जो निकाला नहीं जाता, ठीक है, उसके नीचे जो ग्रीन होता है, बस उसका, बस पेड़ से तोड़ के उसका सप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बस पेड़ से तोड़ के सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चरिस्ट कर रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, और रजिस्टर्ड पर्सन ही मे बी अ कंपनी और एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चरिस्ट तो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है, फार्मर्स आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, तो वो सप्लाई कर रहा है कैश्यू नट्स विच आर नॉट शेल्ड और पुल्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो इस केस में ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन देगा टैक्स, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट है
एग्रीकल्चरिस्ट अगर कोई बीड़ी रैपर या तेंदू लीव्स का सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन लायबल है पे करने के लिए जीएसटी। फिर अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट टोबैको लीव्स का सप्लाई कर रहा है, टोबैको लीव्स का, ठीक है, मतलब पेड़ से तुरंत तोड़ के, तो उसमें भी यही पे करेगा रिवर्स चार्ज में। फिर एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न, अगर कोई सिल्क यार्न का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, तो वो क्या सप्लाई कर रहा है, सिल्क यार्न सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही लायबल होगा पे करने के लिए। फिर एग्रीकल्चरिस्ट अगर रॉ कॉटन का सप्लाई कर रहा है, रॉ कॉटन क्या है, तो एक तो होता है कॉटन, ठीक है, एक होता है रॉ कॉटन जो कि मैन्युफैक्चर होने से पहले, मतलब जो कॉटन का जो प्लांट होता है उसे तुरंत तोड़ के जो लाता है एग्रीकल्चरिस्ट, दैट इज फार्मर्स, वो जो सप्लाई करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही लायबल होगा पे करने के लिए, ठीक है। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी लॉटरी का सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एजेंट को सप्लाई कर रहा है, तो इस केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूशन या सेलिंग एजेंट जो भी है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए। नंबर 7 देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड ओल्ड यूज्ड गुड्स का सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को। तो वो ऐसा बहुत सारा सरकारी चीज़ है जिसका नीलामी होता है, तो ये यूज्ड गुड्स है, सीज है, ओल्ड यूज्ड गुड्स है, ये सब का नीलामी करेगा। तो ये सब जो परचेज करेगा ना रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो होगा, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा पे करने के लिए टैक्स, ठीक है। लास्ट वन है, देखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट अगर इसका सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा पे करने के लिए। तो ये सारा जो गुड्स है, ये सब 8 गुड्स याद कर लेना, ठीक है। अब देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो, सारा बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक टारगेट होता है, ठीक है, कि इस मंथ में या इस पर्टिकुलर ईयर में मेरे को इतना लोन प्रोवाइड करना है। अब वो टारगेट बहुत सारे से अचीव हो जाता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से अचीव नहीं हो पाता है, तो जिससे हो जाता है, जिससे नहीं होता है, तो वो एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है उसको, जिसका टारगेट अचीव हो जाता है, तो ठीक है। तो जो रेसिपिएंट होगा वो टैक्स पे करता है इस पर, ठीक है। अब हम बार बार एग्रीकल्चरिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, तो अब एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को लगता है एग्रीकल्चरिस्ट मतलब वो होता है जो फार्मिंग करता है और जिसका सपोज पोल्ट्री फार्मिंग है या एनिमल का ऐसा कुछ है, वो भी होता है, बट नो, हियर एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स ओनली फार्मर्स, ठीक है। अब देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट डिफाइंस एग्रीकल्चरिस्ट एज, एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स है मतलब ये, मतलब जो है डेफिनेशन में यही है, इसमें और कुछ इंक्लूड नहीं हो सकता, या अगर यहाँ रहता है एग्रीकल्चरिस्ट इंक्लूड, तो यहाँ पे आगे भी और इंक्लूड किया जा सकता था। ऐसा 2 तरह का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो, एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स एन इंडिविजुअल और HUF, बस यही दोनों हो सकता है पर्सन में बस इंडिविजुअल और HUF ही एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है, और कोई नहीं, कंपनी ये सब नहीं हो सकता है, ठीक है। मीन्स एन इंडिविजुअल और HUF हु अंडरटेक्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जो कि लैंड का कल्टीवेशन का अंडरटेकिंग लेता है, बाई ओन लेबर, या तो खुद का लेबर से, या बाई लेबर ऑफ फैमिली, या तो फैमिली का कोई लेबर से, या बाई सर्वेंट्स और ऑन वेजेस पेएबल इन कैश और इन काइंड, ठीक है। या तो वो सर्वेंट हायर कर लेगा जिसको वेजेस या सैलरी देगा, या तो कैश में दे सकता है या काइंड में दे सकता है, ठीक है। और बाई हायर्ड लेबर अंडर पर्सनल सुपरविजन और द पर्सनल सुपरविजन ऑफ एनी फैमिली मेंबर, या तो वो लेबर हायर कर लेगा पर्सनल सुपरविजन में, या फिर अगर वो कहीं सपोज बाहर जॉब करता है तो उसका फैमिली का सुपरविजन में, ठीक है। तो ये है एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है। तो ये सारा गुड्स का एक बार रिवीजन कर लेना, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू रिवाइज द कंसेप्ट, बिकॉज देखो,
एग्जाम क्लियर करने का बस एक ही मंत्र है, या जो बोलो, एक सब्जेक्ट, एक टीचर, एक बुक एंड मल्टीपल टाइम्स रिविजन. दिस इज ओनली द की टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. ठीक है. सो विद दिस नोट वील एंड दिस वीडियो हियर, क्योंकि 20 मिनट्स काफी है. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग दिस लिस्ट ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड. जो 8 हम लोग गुड्स पढ़े वो तो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. अब क्या क्या ऐसा सर्विस है जो आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. So till then, study well, revise well, be disciplined, and thank you so much for watching.